जनवरी 2026 को यूजीसी द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके माध्यम से प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को अधिसूचित किया गया। दरअसल इसका उद्देश्य है कि शिक्षण संस्थानों में विशेष तौर पर जो हायर एजुकेशंस हैं वहां पर जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जाए। अब ये नियम यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2012 का स्थान लेंगे और पूर्व में जो रोहित वेमुला का मामला हो या पायल तडवी का मामला हो, इसकी गंभीरता, इसकी आधारशिला को तैयार करने में इसका अहम योगदान रहा है। साथ साथ 2019 से 2024 के बीच में जातिगत भेदभाव हायर एजुकेशन में 118.4% बढ़े हैं। इन रिपोर्टों ने इस रेगुलेशंस के आने में उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन 2026 क्या है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी के बारे में थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं, इसकी क्या प्रवृत्ति है, ये क्या काम करती है। उसके बाद ये रेगुलेशन हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस रेगुलेशन को लेकर विवाद क्यों है। तो सबसे पहले जानते हैं यूजीसी के बारे में बात करते हैं। तो यूजीसी 1944 में जो सार्जेंट रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाने का एक पहले बार हम कह सकते हैं कि उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। कब प्रस्तुत की गई? सार्जेंट रिपोर्ट में 1944 में। उसके बाद 1945 में इसका गठन होता है। किसका गठन होता है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनती है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की जो सिफारिश पहले ही हो गई थी 1944 में ही, वो बनती 1945 में। और इसके गठन के बाद जो विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो अलीगढ़ हो गया, बनारस हो गया और दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, इसकी प्रारंभिक निगरानी ये कमेटी करती है। कौन सी कमेटी करती है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी करती है। फिर 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जब आया 1948 में, तो 1948 में क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब इसने क्या कहा कि इस कमेटी को, जो कमेटी बनी थी, उसका पुनर्गठन किया जाए, लेकिन इस बार जो मॉडल अपनाया जाए वो मॉडल कैसा हो? तो वो यूके मॉडल पे आधारित हो। यानी कि यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमेटी हो उसको पुनर्गठित करने के साथ साथ यूके मॉडल के आधार पर पुनर्गठन हो। 1952 में क्या हुआ? इसको अनुदान या ग्रांट वितरण की जिम्मेदारी मिल गई। तो 1952 में आप देखेंगे यूजीसी को ग्रांट एलोकेशन की जिम्मेदारी मिल गई और 1953 में यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन होता है। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। फिर 1956 में फाइनली इसको एक वैधानिक निकाय यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो क्या बन जाता है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा इसको दे दिया जाता है, यानी कि एक वैधानिक निकाय का दर्जा इसको दे दिया जाता है। इस तरह से जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो अस्तित्व में आया पूरी तरह से एक वैधानिक निकाय के रूप में। अब उच्च शिक्षा के फील्ड में अगर उसके गुणवत्ता को सुधारने की बात हो, वहां पर मानक तय करने की बात हो, या फिर उसमें सुधारकारी सलाह देने की बात हो, यानी एडवाइजरी जारी करने की बात हो, यह काम कौन करता है? तो यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। और साथ साथ अनुदान देने की जो जिम्मेदारी होती है विश्वविद्यालयों को, जिसमें कि एलोकेशन ऑफ ग्रांट की जिम्मेदारी भी इसके पास होती है। तो ये तो हुआ यूजीसी का पूरा एक इतिहास। अब बात करते हैं यूजीसी के द्वारा जो रेगुलेशन लाया गया वो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आपके लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक सूचना है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपब्लिक डे सेल। और आप जान रहे हैं कि रिपब्लिक डे सेल पर आपको 27 जनवरी तक हमारे तरफ से जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें आपको 50% तक की छूट मिल रही है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि आईएसडीएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% की छूट है। इसमें आपको 500 प्लस लाइव रिकॉर्डेड कक्षाएं मिल रही हैं। 3 साल तक कोर्स की वैलिडिटी है, असीमित व्यू टाइम है, अनुभवी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का मार्गदर्शन है। साथ ही इसमें ईएमआई की सुविधा भी है। 30,000, 15, 10, 10,000 की किस्तों के साथ भी इसका लाभ आप उठा सकते हैं। देखिए 27 जनवरी तक ही ये लाभ आपको मिल रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपकी सीट जो है वो बुक हो जाएगी। यहां से आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी इसका लाभ ले सकते हैं। वहां भी यही प्रक्रिया होगी। अगर कोई दुविधा आपको है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी किसी भी दुविधा की स्थिति में। तो 27 जनवरी तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 जिसकी बात हो रही है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। हायर एजुकेशनल, अब हायर एजुकेशनल का मतलब क्या हुआ कि उच्च शिक्षा में बेसिकली जो जातिगत भेदभाव है उसको समाप्त करना ही इसका लक्ष्य है। अब इसमें क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या प्रोविजन किया गया है? तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि SC, ST, दिव्यांगजन, महिलाएं तो इसमें शामिल हैं ही।
इसमें ओबीसी की अनिवार्य भागीदारी को भी शामिल कर दिया गया है, यानी कि मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ ओबीसी। ओबीसी वर्ग को इसमें अनिवार्य भागीदारी इसमें कर दी गई है, यानी उनको भी इस दायरे में ले आया गया है। उनके खिलाफ भी अगर कोई जातिगत भेदभाव होता है तो यहां पर जो प्रोविजंस है इनके लिए भी लागू होते हैं। अब ये तो इसमें एक पहली खास बात है, जिसमें कि अभी तक एससी एसटी दिव्यांगजन महिलाएं हुआ करती थी, अब ओबीसी वर्ग की भी इसमें इसको सम्मिलित कर दिया गया। दूसरा यह है कि इसमें समान अवसर केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत जो ईओसीज हैं, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो है वो अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा, और नियमों का पालन न करने पर यह क्या करेगा, कार्यवाही करेगा। कार्यवाही के तहत हो सकता है कि जिस संस्थान में जातिगत भेदभाव किया जाएगा एससी एसटी ओबीसी किसी के भी खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, दिव्यांगजन के खिलाफ, तो उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। इसके अलावा प्रत्येक संस्थान में जो इक्विटी कमेटी है उसको गठित किया जाएगा, यानी कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इक्विटी कमेटी होगी, और ये इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो उस संस्थान के जो हेड होंगे, यानी कि जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा वो उस कमेटी का हेड होगा। अब उसकी जिम्मेदारी होगी कि किसी भी तरह की ऐसी अगर कोई वारदात होती है, कोई ऐसी बात होती है जिसकी शिकायत की जाती है, तो वो उसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी उसकी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस की होगी कि वो बताएंगे, जवाबदेही उनकी तय होगी। साथ साथ इसमें अनिवार्य प्रतिनिधित्व इस कमेटी में, जो कमेटी बनाई जाएगी इक्विटी कमेटी, समानता समिति जो बनाई जाएगी, इसमें अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व किसका किसका होगा, तो एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन महिला, इनका अनिवार्य रूप से वो इसमें शामिल होंगे। अब देखिए यहां पर एक और चीज है, एक समयबद्ध शिकायत निवारण सिस्टम बनाया गया है, यानी कि 24 घंटे के अंदर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। अगर कोई शिकायत होती है तो उस शिकायत में कार्यवाही आपको 24 घंटे के अंदर शुरू कर देना होगा। साथ साथ 15 दिन के अंदर आपको जांच रिपोर्ट भी सौंपनी है, तो समयबद्ध शिकायत निवारण सिस्टम भी इसमें बनाया गया। साथ साथ अब शिकायत आप कैसे कर सकते हैं, तो 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर होगा, उस पर कभी भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा शिकायत का पोर्टल भी बनाया जाएगा, ऑनलाइन शिकायत भी उसमें दर्ज किया जा सकता है। तो इस तरह से शिकायत करना भी बेहद आसान है, किसी भी तरीके से अपनी शिकायत ये दर्ज की जा सकती है। अब इस तरह से जो संस्थागत जवाबदेही भी तय होगी, क्योंकि संस्थान का जो प्रमुख है, वो जो आपकी समिति बनाई गई है उसका जो कौन है चीफ, तो समानता समिति का जो गठन किया गया है, इक्विटी कमेटी है, उसका चूंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ही मेन है, तो अकाउंटेबिलिटी भी इंस्टीट्यूशन के जो मुख्य कर्ता धर्ता है उनकी तय होगी। अगर यूनिवर्सिटी है तो उसके वाइस चांसलर की यह जिम्मेदारी होगी, वो उसके लिए जवाबदेह होंगे। भेदभाव या उल्लंघन पर संस्थान के प्रमुख को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये इसके प्रोविजंस हैं। अब देखिए इसके प्रोविजंस जो है बेसिकली जो एनईपी 2020 का है, नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें भी उसके अनुरूप है, क्योंकि उसमें यह था कि वंचित वर्गों के लिए हम सुरक्षित और एक सम्मानजनक वातावरण का निर्माण करेंगे, एक शैक्षणिक वातावरण बनाने की जो बात की गई थी उसके अनुरूप ही ये है। अब ये रेगुलेशन थोड़ा सा इसमें एक चीज और है कि अब तक जो एडवाइजरी गाइडलाइन जारी किया जाता था यूजीसी के द्वारा, यानी कि एक सलाहकारी जो गाइडलाइन होती थी, अब वो सलाहकारी से आगे बढ़कर उस सीमा से आगे चली गई है और एक बाध्यकारी कानूनी ढांचे के रूप में इसको इसने प्रस्तुत किया है। अब यहां पर जो ये पूरा का पूरा नियम कानून का एक ढांचा तैयार किया गया है, इसमें एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी यूजीसी के द्वारा। वो क्या करेगी, पूरे देश में इस चीज को मॉनिटर करेगी, और उसमें गवर्नमेंट बॉडीज के भी मेंबर्स होंगे, उसमें वैधानिक संस्थान भी होंगे, वैधानिक आयोग भी होंगे, और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके भी लोग होंगे। तो इस तरह से इसकी निगरानी के लिए एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। अब इसको लेकर कुछ विरोध भी है, इसको लेकर दूसरा एक पक्ष है, उसका यह कहना कि कुछ इसमें कमियां हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अब उन कमियों पर भी दूसरे पक्ष की भी कुछ कुछ बातें हैं। जैसे एक बात तो ये कही जा रही है कि इसको अत्यधिक केंद्रीकृत कर दिया गया है, यानी कि ये जो यूजीसी जो है अब तक उसकी जो टेंडेंसी रही है वो क्या रही है, एक सलाहकारी संस्थान के रूप में, मतलब वो क्या करता है, एक एडवाइजरी जारी करने का काम करता है, लेकिन वो कानूनी ढांचा बाध्यकारी नहीं होता है। लेकिन यहां पर इसको क्या कर दिया गया है, कानूनी ढांचे को बाध्यकारी, दंड की व्यवस्था, दंड बहुत सख्त कर दिया गया है। दूसरी बात यह कही जा रही है, ज्यादा केंद्रीकृत करने के अलावा राज्यों के पास जो अधिकार हैं उन अधिकारों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि राज्य जो है उस जैसे मान लीजिए राज्य विश्वविद्यालय है तो वहां पर यूजीसी, चूंकि ये केंद्रीय निकाय है तो वहां पर यूजीसी का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, तो राज्यों विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है उसके प्रभावित होने पर भी बात उठाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो दुर्भावनापूर्ण शिकायतें हैं
अगर मान लीजिए चूंकि शिकायत निवारण तंत्र बहुत अच्छा बनाया गया है, बहुत आसान बनाया गया है, तो अगर कोई व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। अगर उसकी शिकायत जांच में ये पता चलता है कि वो गलत शिकायत थी, वो दुर्भावना की वजह से की गई, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो इस चीज को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए, एक ये भी बात आ रही है। दूसरा यह है कि जिन चीजों का हल सामाजिक चेतना के माध्यम से, संवाद के माध्यम से या संवेदनशीलता के माध्यम से होना चाहिए, उन चीजों का हल दंड की सीमा बढ़ाकर नहीं निकाला जा सकता, बल्कि ये चीज जो है वो लक्षणों को सीमित कर सकते हैं लेकिन मूल व्यवस्था पर चोट नहीं कर सकते हैं। यह दूसरे पक्ष का भी अपना तर्क है। लेकिन सवाल उठता है कि कोई भी नीति अगर बनती है तो उस नीति का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है, उस नीति के लिए नियति कैसी है, यह बहुत मायने रखता है। तो नीति और नियति जब दोनों सकारात्मक दिशा में होंगे तो निस्संदेह उसका परिणाम भी सकारात्मक होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष हो या सकारात्मक या नकारात्मक हो, वो हर नियम, हर कानून, हर कदम में बातें होती हैं। लेकिन नीति और नियति जब दोनों सकारात्मक होगी तो परिणाम भी सुखद होंगे। निस्संदेह जो जातिगत भेदभाव हैं वो समाज में नहीं होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना कि हम दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स जिससे कि आपकी आगामी तैयारी बहुत आसान होने वाली है। क्योंकि अगर आप जीएस को लेकर किसी भी दुविधा की स्थिति में हैं और आप 27, 28, 29 में यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं तो देखिए ये कोर्स आपकी मदद करेगा पूरी तरह से, क्योंकि 14 महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का कोर्स, ये बहुत बढ़िया से डिजाइन किए गए कोर्स के माध्यम से आपकी तैयारी को दुरुस्त करेगा। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये गोल्डन टाइम है इस कोर्स को आपको परचेज करने के लिए, क्योंकि 27 जनवरी तक इस कोर्स की जो कीमत है वो अब 31,500 रुपए हो चुकी है। लेकिन इस पर 30% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि अब 22,050 में ये उपलब्ध है। अब इसमें भी अगर आप अमिताभ कूपन कोड लगाते हैं AMITABH तो क्या होगा, इससे आपको 10% का और इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपको क्यों इतनी अगर कीमत में उपलब्ध है तो क्यों लेना चाहिए। देखिए इस कोर्स को लेने के कई कारण हैं। सबसे पहला तो यह कि आपका प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक पूरी तैयारी करवा देगा। दूसरा यह है कि इस कोर्स में आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिल रही हैं। साथ साथ जो करंट अफेयर्स 2 साल के हैं पूरा कवर किया जाएगा, उसके क्लासेस का एक्सेस दिया जाएगा, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा आपको 18 टेस्ट देने को मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों के, तो आपको आपकी तैयारी को बेहतर करने में ये योगदान भी देगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की दुविधा होती है तो पूछ सकते हैं, स्टूडियो से लाइव ये कोर्स होता है। साथ ही साथ आप देखें इसमें बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में बैच है, और बैच शुरू हो रहा है हिंदी माध्यम 3 फरवरी, इंग्लिश मीडियम 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम 5 फरवरी से। इसमें कूपन कोड अमिताभ आप अप्लाई करिए, जिसके माध्यम से आपको अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां से भी कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। कूपन कोड लगाएंगे, अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अभ्यास प्रश्न जो है वो अब आपके जिम्मे छोड़ते हैं। साथ साथ 27 जनवरी तक ही इन सारी छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। तो 87501 पर कॉल करिए किसी भी दुविधा की कंडीशन में और इसका लाभ उठाइए। प्रश्न आपके लिए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 था उसने किस मॉडल पर यूजीसी के पुनर्गठन की सिफारिश की थी, अमेरिकी मॉडल, फ्रांसीसी, सोवियत या यूके मॉडल। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम मिलेंगे। और इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, हमारे परिवार में जुड़िए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।